गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। सर एक क्वेश्चन है लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सर ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो लिविंग है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है? देखो टेस्ट ट्यूब बेबी लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म तब बोलना स्टार्ट करेंगे जब वो खुद से अपना एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जब हम उसको इम्प्लांट कर देंगे ना तब फिर हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको लिविंग बोलना ठीक रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा। ओके सर। और ना कभी भी क्या होता है पता है, कभी भी ना ये जो क्वेश्चन बनते हैं कि हमने आर्टिफिशियली कुछ किया और आर्टिफिशियली करके और फिर पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो ये क्वेश्चन ना आपको लॉजिकली आंसर देना है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना वो कंसेप्ट हम नेचुरल चीजों का पढ़ रहे हैं। जो लिविंग है ना उसमें हम आर्टिफिशियली कुछ कर रहे हैं तो उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पढ़ रहे हैं या उसके बारे में हमारा कंसेप्ट नहीं बन रहा है। हमारा कंसेप्ट तो नेचर में जो प्रेजेंट है ना उसके रिलेटेड बनता है। ठीक है, तो ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटीज को आर्टिफिशियली करवाता है, जो नेचर में हो रहा था वैसे मीडियम प्रोवाइड करके करवा रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमें बहुत लॉजिकली सोच समझ के ही आंसर देना पड़ेगा, है ना। तो अब एक स्पर्म और एक एग को हमने आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करवाया, तो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करवाया ना, तो वो तो क्या था, एग एक सेल था, स्पर्म एक सेल था। एग इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, स्पर्म इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। भाई चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर भी होगा तो भी उसको हम ऑर्गेनिज्म थोड़ी बोल देंगे। जो zygote बना, कुछ सेल्स डिवाइड, ग्रुप ऑफ सेल्स बना, फिर जब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जब धीरे धीरे कैपेबिलिटी आने लग जाएगी कि वो अपनी तरह से सरवाइव कर पाए, तो फिर हम उसे ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में पता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पता है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि टेस्ट ट्यूब में एक बच्चा बना दिया जाए, ये पता है ना तुमको। यस सर। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में एक बच्चा बन गया। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया और जो ज़ायगोट बना वो कुछ डिवाइड कर रहा है, ब्लास्टोलेस स्टेज तक पहुंच के मान लो डिवाइड करते हुए, और फिर हमने उसको इम्प्लांट कर दिया, तो उस बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, है ना। तो जब वो बॉडी के अंदर पहुंच गया और बेबी बन रहा है, एज नॉर्मल बच्चे की तरह डिफरेंशिएट हो गया, तब फिर तो वो लिविंग हो गया। लेकिन जो हमने बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, उसको हम लिविंग तो बोलेंगे लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। क्लियर हो गई बात? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ बच्चे बोलो। सर रस रिक्तिका और गैस रिक्तिका क्या है सर, अंतर क्या है दोनों में? गैस रिक्तिका और रस रिक्तिका। रस रिक्तिका, रस रिक्तिका जो है ना वो मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसके ऊपर ना मतलब मेम्ब्रेन होती है, वही बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन, और प्लांट के अंदर होता है वो सैप वैक्यूल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर। लेकिन जब हम गैस वैक्यूल की बात करते हैं ना, तो गैस वैक्यूल एक तरीके से स्यूडो वैक्यूल है, उसके ऊपर ना मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती, वो तो एज बबल है कि सेल के अंदर मान लो फोटोसिंथेसिस हो रहा है और उस प्रोसेस में उसने क्या किया, उसने कुछ गैस जो है वो रिलीज की, ऑक्सीजन रिलीज किया, सल्फर रिलीज किया, कुछ गैसेस जो है वो रिलीज हुए और वो एक बबल की फॉर्म में है। एक वो जो वैक्यूल होता है ना उसे हम गैस वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, तो गैस वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती है, जबकि सैप वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। सर ठीक है, दोनों जीवाणु में पा सकते हैं ना, गैस रिक्तिका और रस क्या रिक्तिका? दोनों जीवाणु में सर रस रिक्तिका और गैस रिक्तिका दोनों पाए जा सकते हैं ना? जीवाणुओं में रस रिक्तिका नहीं होता है, सिर्फ गैस वैक्यूल मिलेगा, है ना। सर मोनेरा जगत में पाया जाता है तो जीवाणु में नहीं पाया जाता? मोनेरा जगत में सैप वैक्यूल नहीं होता है बच्चे, कहाँ पढ़ लिया ऐसा। मोनेरा जगत में सैप वैक्यूल नहीं होता। सर हाँ बच्चे। सर जो टोमेटो है उसका दो साइंटिफिक नेम है, तो कौन सा ज्यादा करेक्ट होगा सर, मतलब फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? असली नाम जो है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, जो एक्सेप्टेड है, और सिनोनिम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, है ना। सर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ चैट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिए। टिल्लू जय लंकेश टिल्लू तुम किसकी जयकार कर रहे हो, रावण की? सर एक और क्वेश्चन है। सर कुछ जीवाणु मोनेरा जगत में पाए जाते हैं और कुछ जीवाणु प्लांटी में से।
नहीं, प्लांटी में कोई जीवाणु नहीं होता। नहीं, प्लांटी सर क्या बोलते हैं? प्लांटी जगत में कोई जीवाणु नहीं होता। कवक सर, कवक। कवक, हाँ, कवक तो प्लांटी, कवक जो है वो फंजाई में होते हैं। कवक के लिए अलग जगत बना दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 जगत प्रणाली में। लेकिन उसके पहले, 5 जगत के पहले तक कवक को प्लांटी में रखा जाता था। समझ रहे हो ना? यदि तुम पुराने क्लासिफिकेशन को देखोगे, किसके, मान लो सबसे पहले लीनियस वाले क्लासिफिकेशन को देखोगे, 2 किंगडम, तो फिर तो तुम उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को भी बोल दोगे कि भाई वो भी प्लांटी है ना? लेकिन एडवांस क्लासिफिकेशन जब तुम देखोगे तो कवक जो है वो फंजाई किंगडम का मेंबर है, वो प्लांटी में भी नहीं आएगा। Excuse me, sir. ठीक है। Excuse me, sir. The common characteristic between tomato and potato will be maximum at the level of their। बच्चों इसका आंसर बुक्स के अंदर मोस्टली क्या दिया होता है? फैमिली दिया होता है, ठीक है? लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीनस होगा, क्योंकि सर फैमिली, सारे बुक में फैमिली दिया है सर। और हाँ, लेकिन फैमिली गलत है। सोलेनेसी फैमिली। फैमिली तो मतलब फैमिली के नीचे ही सोलेनम लेवल पे ही दोनों कॉमन हो जाते हैं। जीनस होगा उसका करेक्ट आंसर। यस सर, लेकिन तो टोमेटो का 2 होता है, तो सेकंड वाले के अगर हम लेंगे तो जो है फैमिली राइट होगा ना सर? लेकिन सेकंड वाले को लेना ठीक नहीं ना बच्चे, क्योंकि देखो जब तक हमको नहीं पता होता, जब तक हमको रूल नहीं पता होता, तब तक तो हम मान लेते हैं चलो ठीक है। लेकिन अब तो हमको रूल पता है ना कि सिनोनिम्स क्या होता है, असली नाम क्या होता है। और ऐसा हो तो तुम नेट पे सर्च करना कि जो टोमेटो है उसका रियल नेम क्या है, उसका सिनोनिम क्या है। इवन विकिपीडिया पे ही देखना, तुम विकिपीडिया पे भी टोमेटो का पूरा क्लासिफिकेशन जब तुम देखोगे ना, तो जीनस तुम्हें सोलेनम ही मिलेगा। सर ये क्वेश्चन नीट में आया था सर, उसका आंसर फैमिली दिया है। नहीं, इसका आंसर जो है वो जीनस जाएगा, जीनस ही गया था शायद उस टाइम पे। हाँ सर, पुराना क्वेश्चन है तो। हिंदी वाली जो बुक है ना, तुम तो हिंदी वाली बुक पढ़ते हो ना बच्चे? नो सर, ये मैंने, हाँ सर हिंदी में, हाँ हिंदी मीडियम की हूँ, बट ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये टमाटर और बैगन और ये सब जो है आलू, ये सब एक वंश के हैं। क्या नहीं है सर, बैंगन और आलू का ही दिया है। टमाटर नहीं दिया हुआ है। हाँ, टमाटर नहीं दिया है सर। हाँ, लेकिन सेम जीनस होगा, तुम तो जीनस करो, जीनस इज करेक्ट, है ना? यस। क्योंकि अब हमें पता है ना, जब तक हमको नहीं पता था, जब तक हम सिर्फ एक ही नाम जानते थे, लाइकोपर्सिकम वाला, तो फिर तो हम बोलते भाई लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है, तो फैमिली लेवल पे कॉमन होगा। लेकिन अब तो हमको पता है कि नहीं, असली नाम तो इसका सोलेनम लाइकोपर्सिकम है, और लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम तो सिनोनिम्स है, तो इसका जीनस जो है वो करेक्ट आंसर है। यस सर। ठीक है ना? एक बार ऐसा हो तो तुम नेट पे सर्च करना है इसका कि रियल क्या है, सच्चाई क्या है, जो टमाटर है उसका जीनस रियल में क्या है ना? यस सर। देखना एक बार, मुझे भी बताना। ठीक है, और बोलो। सर कुछ जीवाणु, क्या बोल हेलो, रहे हो? कुछ जीवाणु जगत क्या बोलते हैं, जगत कवक जगत में भी पाए जाते हैं ना सर? कुछ जीवाणु कवक जगत में पाए जाते नहीं बच्चे। ओनली मोनेरा जगत में पाए जाते हैं ना सर? हाँ, वही। तुमने पढ़ा भी होगा, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है कि ऑल बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके सर। और कवक वो करते हैं ना सर, अब घटक होते हैं ना? हाँ, कवक जो होते हैं मोस्टली अपघटक होते हैं मैक्सिमम। और जीवाणु सर? जीवाणु जो है वो भी मोस्टली डिकम्पोजर होते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे स्वपोषी भी होते हैं, बहुत सारे जो है वो सेप्रोफाइट भी होते हैं, और बहुत सारे मींस परजीवी भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप। सर बात करें तो डिकम्पोजर या अपघटक। सर हाँ बच्ची, सर वायरस जो है वो डिकम्पोजर नहीं हो सकते ना कभी भी? बिल्कुल नहीं हो सकते बच्चे। मोनेरा और फंजाई के ही होंगे। मेरा आप समझाइए क्या हो सकता है। राहुल, हेट्रोसिस्टास, हेट्रोसिस के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। हेट्रोसिस को हेट्रोसिस्ट ही बोलते हैं वैसे तो। जब हम पढ़ेंगे ना साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन स्तरीकरण का काम, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, उनको हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं।
देखो वायरस के अंदर भी लेयरिंग होती है, वायरस तो हमको डिटेल नहीं है, वायरस के अंदर सबसे बाहर जो होता है वो एनवेलप होता है। हेलो सर, हाँ हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, बोलो बच्चे। सर सर ये जो हिंदी हिंदी मीडियम वाला जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया है कि बैक्टीरिया जो है पर्यावरण में नाइट्रोजन का टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को पर्यावरण से। तो सर ये टेट्रोसिस्ट ये गलत है ना? हेटेरोसिस्ट होगा, HETER, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट लिखा है उसमें ट ओके सर। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक होगा। हाँ हाँ टेट्रोसिस्ट लिखा है। हाँ हेटेरोसिस्ट, टेट्रो नहीं, हेटेरो, हेटेरो। ठीक है, आहुति बोल रही थी गूगल ओके लाइक थैंक यू सर। है ना, ब्रैकेट में सोलेनम लिखा है, तो सोलेनम जो है ना वो एक्सेप्टेड है बच्चे। ये तुमको एक क्लियर नहीं भी मिल रहा है, मैं तुमको एडवाइस करूंगा कि तुम एक काम करो, विकिपीडिया पे टोमेटो सर्च करो। जैसे ही टोमेटो एज अ प्लांट तुम सर्च करोगे ना विकिपीडिया पे, तो वहां पर उसका पूरा क्लासिफिकेशन आएगा, किंगडम से लेकर के पूरा स्पीसीज तक। तो देखना वहां पर मेन नाम जो है ना वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, और नीचे लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो ब्रैकेट वो लिखा होगा कि सिनोनिम है ना। यस सर। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम लिखा हुआ मिल रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम भी तो हम बोलते हैं उसको, लेकिन जो करेक्ट नेम है ना, जो पहले दिया गया है, जो करेक्ट नेम है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम है ना। ब्रैकेट में सोलेनम लिखा है ना, तो जीनस क्या हुआ, सोलेनम हुआ। सर मोनेरियन सेल्स की क्या कार्य होती कि सर? क्या मोनेरा का? मोनेरियन सेल्स क्या कार्य है? मोनेरियन सेल तो मोनेरा की जो भी मोनेरा के ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल को ही मोनेरियन सेल बोला है, प्रोकैरियोटिक सेल है मोनेरियन सेल। नॉर्मल जैसे हम लोग के सेल वैसी उनके में भी सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसको ही बोल देंगे मोनेरियन सेल। कोई स्पेशल सेल्स नहीं है ना सर? नहीं, कोई स्पेशल सेल नहीं। बच्चे आहुति तुम विकिपीडिया पे देखो ना, मैं तुमको बता रहा हूँ विकिपीडिया पे देखो, तुमको मिल जाएगा। इसका असली नाम जो है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकन है, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम बोलते हैं, गूगल पे लिखा हुआ मिलेगा, ये गलत नहीं है। लेकिन तुमको तो ये ढूंढना है कि रियल नेम कौन सा है और सिनोनिम कौन सा है, ये सर्च करने के लिए बोला है तुमको कि रियल नेम क्या है और सिनोनिम क्या है। चलो तुम करना है इसको बाद में सर्च, मुझे पता है कि जो रियल नेम है वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम मिलेगा, और सिनोनिम जो है यानी उसके पैरेलल में जो दूसरा नाम यूज हो रहा है वो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम मिलेगा, है ना। यस सर। हाँ चलो तो फिर आगे बढ़े। हाँ हाँ टिल्लू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लैजिला तक पढ़ लिया था। फ्लैजिला जो है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होगा, जिनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते थे, उन्हें हम बोलते थे एट्राइकस। एट्राइकस बैक्टीरिया कौन से होंगे, जिनके अंदर हम देखते हैं कि फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, फ्लैजिला एब्सेंट। ऐसे ही एक होता है मोनोट्राइकस, नाम से पता पड़ रहा है क्या, मोनोट्राइकस क्या होगा, जिसके अंदर कितना फ्लैजिला हो, सिंगल फ्लैजिला। जैसे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है और इसके पास एक फ्लैजिला है, तो इसे बोल दोगे मोनोट्राइकस। मान लो ये कोई कोकाई है, फ्लैजिला ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, एट्राइकस। ऐसे ही एक होता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, तो एम्फीट्राइकस का मतलब, एम्फी मतलब दोनों साइड पे यदि फ्लैजिला प्रेजेंट हो, एक फ्लैजिला इस साइड पे भी एक फ्लैजिला इस साइड पे भी, तो उसे बोल देते हैं एम्फीट्राइकस। सर हेलो सर, हाँ तो व्हाइट चौक में लिखे ना, इसमें मिक्स हुआ दिख रहा है। नहीं ठीक से दिख रहा है क्या?
और थोड़ा बड़ा भी लिखना सर। उसके अंदर फ्लैचुला एब्सेंट होगा। सर मोनोट्राइकस क्या होंगे जिनके अंदर हम देख रहे हैं कितने फ्लैचुला है? सिंगल फ्लैचुला। एम्फीट्राइकस के अंदर क्या होगा? फ्लैचुला, सिंगल फ्लैचुला एट बोथ एंड। सर एम्फीट्राइकस को डाइट्राइकस बोल सकते हैं क्या? डाइट्राइकस बोलना ठीक नहीं रहेगा बच्चे, क्योंकि डाइट्राइकस तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एंड पे दो फ्लैचुला, और डाइट्राइकस वर्ड यूज करते नहीं, अपने मन से वर्ड नहीं बनाएंगे, डाइट्राइकस वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है? मोनोट्राइकस, डाइट्राइकस? कितने फ्लैचुला या कहां पर फ्लैचुला प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ये नाम है फ्लैचुला के टाइप से, मतलब इसके बैक्टीरिया के टाइप से। लोफो का मतलब होता है बंच, तो लोफोट्राइकस बोलते हैं फ्लैचुला प्रेजेंट इन बंच, बंच में प्रेजेंट हो। तो बंच में प्रेजेंट होता है दोनों एंड पे, कुछ इस तरह से, तो हम उसे बोल देते हैं लोफोट्राइकस। इसका दूसरा नाम हो सकता है एम्फीलोफोट्राइकस, दोनों एंड पे इसलिए एम्फीलोफोट्राइकस इसे बोल देंगे। और एक होता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलो का मतलब क्या होता है? सिफेलो मतलब हेड होता है। तो सिफेलोट्राइकस जो है वो ऐसा फ्लैचुला होता है जिसमें bunch of flagella is present at one end, bunch of flagella at one end, एक एंड पे, जैसे कुछ इस टाइप का एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैचुला है, तो उसको बोलेंगे हम सिफेलोट्राइकस। और एक होता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब चारों तरफ flagella present on whole body, पूरे शरीर के ऊपर ये फ्लैचुला प्रेजेंट होगा, तो उसे बोलेंगे हम पेरिट्राइकस। कैसे? जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर इस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर हम क्या देते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लैचुला प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे पेरिट्राइकस। तो फ्लैचुला एब्सेंट है कि एक है कि दोनों एंड पे है, दोनों एंड पे सिंगल है कि ग्रुप में है, बंच में है, और यह पूरी बॉडी पर है, उसके अकॉर्डिंग ये एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और पेरिट्राइकस टाइप के हो सकते हैं। हालांकि ये चीज जो है वो नीट में पूछी नहीं जाती है, अपने एनसीईआरटी में भी नहीं है, और ये थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि नाम से जितना आइडिया लग रहा हो उतना तुम्हें पता हो जाना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है कि मोनो का मतलब एक, एम्फी का मतलब दोनों एंड के ऊपर हो, लोफो का मतलब बंच ध्यान रखना, और पेरी का मतलब चारों तरफ ध्यान रखना। सर हाँ, पेरिट्राइकस में तो सर ये पिलीफिमरी टाइप दिख रहा है फ्लैचुला, तो कैसा दिख रहा है? पिलाई टाइप, लेकिन पिलाई का स्ट्रक्चर अलग है, साइज बहुत छोटा होता है ना। फ्लैचुला जो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत लंबा होगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। सर हाँ, हेलो सर, हाँ। सर पिलाई को हिंदी में फिमरी बोलते हैं और फ्लैजिला को सीलिया ना? नहीं बच्चे, पिलाई को हिंदी में बोलते हैं रोम या झालर, ओके सर। है ना। और सीलिया अलग चीज होती है, फ्लैचुला अलग चीज होती है। सीलिया होते हैं छोटे छोटे से, फ्लैजिला को कशाभिका बोलते हैं ना सर? और सीलिया दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है। फ्लैचुला और सीलिया दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है? सीलिया जो होते हैं मोस्टली बहुत छोटे साइज के और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, फ्लैचुला जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं और नंबर में कम होते हैं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, सीलिया और फ्लैचुला के बीच में, समझ गए। और यदि हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला ही होता है, सीलिया नहीं होता है। फ्लैजिला को बोलते हैं कशाभिका और सीलिया को बोलते हैं पक्षमाभिका। सीलिया की बात हम सीधे यूकेरियोटिक सेल के टाइम पे ही करेंगे, है ना, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें होता ही नहीं है, सीलिया इसमें होता ही नहीं है। सर काम तो दोनों का एक ही होता है ना? दोनों का काम एक होता है, लेकिन दोनों के एफिशिएंसी में बहुत डिफरेंस होता है ना। दोनों का एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है, फंक्शन में भी इवन डिफरेंस होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल है, जैसे मान लो तुमने पढ़ा होगा कि हमारे ट्रेकिया के अंदर पीएससीजी है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है हमारे ट्रेकिया के अंदर, पीएससीजी पढ़ा है। तो सिलिएटेड सेल है तो उनका काम क्या होता है? वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस को प्रोपेल करने का काम करते हैं।
तो सीलिया का मोस्टली काम, या सीलिया तुमने पैरामीशियम में भी पढ़ा है, तो वहां पर क्या होता है, उनका काम होता है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सीलिया मोस्टली कंडक्शन में हेल्प करने के लिए होता है, जबकि फ्लैजिला मोस्टली मूवमेंट में हेल्प करने के लिए होता है। तो बेसिक कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, अभी उसको यहाँ पर मत छोड़ो, ठीक है ना। अभी बस ये ध्यान रखो कि प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, सीलिया होता है कि फ्लैजिला होता है? प्रोकैरियोट के तो अंदर सीलिया फैलोपियन ट्यूब में भी होती है ना सर? हाँ, तो वहां पर क्या करेगा, एग को एक दिशा प्रदान करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया फ्लैजिला के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में एनवेलप के बारे में बात कर लिया था। एनवेलप की लास्ट लेयर पे पहुंचे थे मेम्ब्रेन पे, तो मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग था उसके बारे में बात कर लिया था, और सेल वॉल से जो प्रोजेक्शन निकल रहा था उसे हमने क्या बोला था, फ्लैजिला। कि यूकैरियोट के अंदर जो है वो फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजिला जो है वो सेल वॉल का मॉडिफिकेशन होता है। तो हमने फ्लैजिला के बारे में देखे। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या देखते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते, बताओ? होते हैं सर। मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते सर। यस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट होंगे। एब्सेंट, हिंदी में बोलेंगे कि झिल्ली परिबद्ध कोशिकांगक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में साइटोप्लाज्म। दूसरा कि बिना झिल्ली वाले कोशिकांगक जो है वो उपस्थित होंगे, लाइक राइबोसोम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, कहां पर होते हैं राइबोसोम? इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा यहाँ पर, तो कहां पर जुड़े हुए मिलेंगे हमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जुड़े हुए मिलेंगे। जब हमने डायग्राम बनाया था तो वहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखी थी आपने कि कुछ राइबोसोम जो है वो एक एमआरएनए के ऊपर जुड़े हुए थे, देखा था? पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम बनाया था। पॉलीराइबोसोम, मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन सिंगल एमआरएनए, उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन एज पॉलीराइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम का दूसरा नाम है पॉलीसोम। तो पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे राइबोसोम जो है वो सिंगल एमआरएनए के ऊपर अटैच्ड होते हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो डीएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है। इसका मतलब एक बार ट्रांसक्रिप्शन होकर के जो एमआरएनए बन रहा है वो एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोड करेगा। यदि आपने जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको वहां से आइडिया भी लग जाएगा कि वहां पर देखते हो लैक ऑपेरॉन, तो लैक ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन जो है उसके पास 3 जीन होते हैं। कौन कौन सी? Z, Y, A, अल्फा। हाँ, यानी तीन जीन जो है, 3 सिस्टोन जो है वो प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, है ना। तो क्या होगा, उससे जो एमआरएनए बनेगा उसके ऊपर 3 जगहों पर राइबोसोम अटैच होगा और क्या करेगा, 3 प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर जो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर फर्स्ट में आप क्या लिखाए हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल, फिर क्या लिखाए हैं? मैंने लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, झिल्ली परिबद्ध कोशिका अंगक अनुपस्थित। और ये जो राइबोसोम्स हैं वो कौन से टाइप के हैं? 70S राइबोसोम है। 70S राइबोसोम क्या होते हैं वो हमने पहले भी बात की हुई है कि आखिर इसका मतलब क्या है, याद है सबको? ठीक है, तो ये तो हो गई राइबोसोम की बात। अब राइबोसोम के अलावा और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं बहुत सारे, सर इसको हिंदी में लिखवा दीजिए ना। हिंदी में लिख लो, झिल्ली परिबद्ध कोशिका अंगक अनुपस्थित। दूसरा लिख दो, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में या झिल्ली से जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं।
कोशिका द्रव्य में या रिपीट कीजिए। झिल्ली से जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरी लाइन में लिखा है हमने कि यदि बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए पर जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। यदि बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए से जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम कौन से होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। राइबोसोम सर 70S टाइप के होते हैं। इनके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या होता है? मैनी इंक्लूजन बॉडीज also present in cytoplasm। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अंतर्वेशी कण पाए जाते हैं। अंतर्वेशी कण का मतलब क्या होता है? ये कोई कोशिकांगक नहीं है, बट क्या है, कुछ कुछ चीजें जो है उसके अंदर पड़ी हुई है। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, उसने अपने लिए फूड स्टोर किया। बैक्टीरिया का स्टोर फूड क्या होता है, बता सकते हो क्या? सर अंतर क्या बोले? ग्लाइकोजन होता है। तो जैसे ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन जो है वो कुछ पार्टिकल के रूप में साइटोप्लाज्म में होगा कि नहीं होगा? तो ग्लाइकोजन होगा सर। क्या है? वो इंक्लूजन बॉडी है। यही बैक्टीरिया का मेन स्टोर फूड है। कोशिका द्रव्य सर? क्या बोले? सर इसको हिंदी में क्या बोले? अंतर्वेशी कण या काय, अंतर्वेशी काय, इंक्लूजन बॉडी। एक बार रिपीट कीजिए ना। अंतर्वेशी या अंतर्वेशी हो सकते हो, अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट काय। सर वो सेंटेंस ही हिंदी में बता दीजिए ना। हाँ सर। कई अंतर्विष्ट काय भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कई अंतर्विष्ट काय भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ग्लाइकोजन जो है उसका मेन स्टोर फूड होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा लिपिड ड्रॉपलेट हो सकते हैं। लिपिड के ड्रॉपलेट, छोटे छोटे कण, लिपिड के कण हो सकते हैं। उसके अलावा एक है पीबीएच। पीबीएच का पूरा नाम है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। पीएचबी बोलेंगे, पीबीएच ने पीएचबी, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये जो कण है बच्चों, ये क्या होता है? ये इमरजेंसी कंडीशन में ऊर्जा देने का काम करते हैं। नॉर्मली तो ग्लाइकोजन से एनर्जी लेगा, बट यदि फूड या अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो उस टाइम पे ये एनर्जी देता है। यानी इसका काम क्या है? प्रोवाइड एनर्जी। हेलो सर। सर एग्जांपल्स में आप क्या लिखाए हैं? ग्लाइकोजन अनफेवरेबल कंडीशन। जो प्रतिकूल परिस्थिति है उनके अंदर ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और इसके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है बच्चों, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज हमारे लिए है कि ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में काम आता है। क्या बनाता है? यूज्ड टू फॉर्म बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है बच्चों, ये खुद से अपघटित हो जाने वाला जैव अपघटनीय प्रकार का प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है। हम उसे यूज कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। क्या क्या कण हो गया? ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड हो गया, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हो गया। इसके अलावा गैस वैक्यूल। तो बच्चा गैस वैक्यूल बोल रहा था, अभी मैंने बताया गैस वैक्यूल क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषी प्रकार के बैक्टीरिया है, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर कुछ गैस रिलीज होगी, और वो किसके रूप में होगा? वैक्यूल के रूप में होगा। तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। गैस रिक्तिका जो है वो उपस्थित होगी, रस रिक्तिका अनुपस्थित होगी, सैप वैक्यूल जो है वो इसके अंदर अनुपस्थित होता है। और ये गैस वैक्यूल जो होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है? ये मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती, ये तो स्यूडो वैक्यूल है, आभासी टाइप का वैक्यूल होता है। इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेड लिखे हैं क्या? हाँ, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में काम आता है।
पॉलीथीन वगैरह है, प्लास्टिक वगैरह है, वो क्या होता है खुद से डिग्रेड नहीं होती, अपघटित नहीं होती, लेकिन पीएचबी जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको यूज कर सकते हैं हम प्लास्टिक बनाने के लिए, और वो कैसे होगी, खुद से अपघटित हो जाने वाली होगी, जैव अपघटनीय प्रकार की होगी। ठीक है, देन इसके इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है, झिल्ली के ऊपर बहुत सारे वर्णक पिगमेंट्स लगे होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोफोर। मैनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बहुत सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां पर लगे हुए, प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन्स। जो झिल्ली है उनके ऊपर बहुत सारे वर्णक लगे हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते थे, क्रोमेटोफोर। किसमें हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। तो ऐसी संरचना भी साइटोप्लाज्म में होगी। तो ये जो संरचनाएं लिखी है इनके ऊपर झिल्ली परिबद्ध नहीं है और ये कोशिकांग भी नहीं है, बट क्या है, कुछ स्टोर पार्टिकल जैसे हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इंक्लूजन बॉडी या अंतर्वेष्ट काय बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या सबको? सर रिपीट कीजिए ना और थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज सर। देखो, क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया डायग्राम बनाते हुए हमने बनाया भी था, एक झिल्ली, उस झिल्ली के ऊपर मैंने बहुत सारे वर्णक बनाए थे और मैंने बोला था ये क्या है, ये है क्रोमेटोफोर। तो हम यदि प्लांट के अंदर देखते हैं, हायर प्लांट के अंदर, तो थाइलेकॉइड नाम की संरचना को देखा है सबने? थाइलेकॉइड क्या होता है जानते हो? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पाउच जैसा होता है, मेम्ब्रेन जैसा, जिसके ऊपर बहुत सारे वर्णक लगे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। तो वही थाइलेकॉइड समझ लो बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया का क्रोमेटोफोर जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो थाइलेकॉइड ही है, जो झिल्ली है उसके ऊपर बहुत सारे वर्णक लगे हुए हैं और किसमें हेल्प करेगा, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये लिखा हमने कि मैनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बहुत सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो झिल्ली के ऊपर लगे होते हैं, जिसे हम क्रोमेटोफोर बोल रहे हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हो गई बात क्लियर? सर व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी? इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर जो कुछ नॉन लिविंग पार्टिकल या स्टोर पार्टिकल सब उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन बॉडी बोल देते हैं, है ना? सब कुछ वेस्टेज चीज भी हो सकता है या कुछ जो बैक्टीरिया यूज करता है वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना? दोनों हो सकते हैं, या तो वो वेस्ट हो सकता है या बैक्टीरिया के लिए काम का कोई मेटाबोलाइट हो सकता है। ठीक है, ओके सर। तो ये तो बात हो गई किसकी, कोशिका द्रव्य की। अब इसके बाद इस कोशिका द्रव्य में उपस्थित है क्या, इनका डीएनए, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, डीएनए ही है, जीन होगा इसके ऊपर, इसीलिए से बोल देते हैं जीनोफोर, हिंदी में केंद्र का। न्यूक्लियोइड के हिंदी में बोलते हैं केंद्र का, जीनोफोर वर्ड को यदि ब्रेक करोगे तो दो वर्ड मिलेंगे, कौन कौन से, एक जीन और एक फोर, यानी जीन को रखने वाली जो संरचना है उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोफोर। तो न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड डीएनए है जो जीन को रखता है। और न्यूक्लियोइड कैसा होता है वो हमने जनरल फीचर पढ़ते टाइम ही पढ़ लिया था, बताओ कैसा होता है, इट इज कैसा होता है, बताओ न्यूक्लियोइड, बोलो। सर्कुलर नेक्ड, सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर होता है क्या, यस, नग्न होता है। नग्न। और क्या इसके अंदर गुआनिन और साइटोसिन का आगे क्या होता है क्या, जी सी। यस, स्टोन नहीं होता, स्टोन प्रोटीन नहीं रहता सर, स्टोन होता है। साइटोप्लाज्म में होता है क्या इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है क्या, नो सर। होता है। सर ये जीसी रिच क्या है? गुआनिन, साइटोसिन। G for guanine, C for cytosine, not covered by nucleic
क्लियर? न्यूक्लियर वो क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ी थी, बिल्कुल एज इट इज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि यह डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड और जीसी रिच डीएनए होता है। द्विसूत्री वृत्ताकार नग्न और जीसी आदित्य वाला डीएनए होता है, ठीक है, जो कहां पर उपस्थित है? साइटोप्लाज्म में उपस्थित है और इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसलिए इसे न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, केंद्रक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? केंद्रकाभ बोलेंगे। क्या मैं सपोज करूं कि इनके अंदर न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। समझ गए क्या सब बच्चे? न्यूक्लियस का काम क्या है? बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर? चलो तुम ही बताओ, मैं नहीं बता। मटेरियल है सर ये। न्यूक्लियर का क्या काम होगा बताओ? बोलो। जेनेटिकली मटेरियल रखता है। जेनेटिक मटेरियल है और उस जेनेटिक मटेरियल का क्या काम होता है? ट्रांसफर करना एक और थिंग। से बात है। और कोशिका फिनोटाइपिक चेंजेस लाना, कोशिका की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स वगैरह बनाना, एंजाइम्स वगैरह बनाना, ये सब होता है क्या? जो भी काम हमारी कोशिका में न्यूक्लियस का है, जो भी काम हमारे सेल के अंदर केंद्रक का है, वही काम यहाँ पर किसका हो जाएगा? न्यूक्लियोइड का हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? यस सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ जो है उसका काम क्या होगा? वही काम जो हमारी बॉडी में केंद्रक का होता है। केंद्रक क्या करता है? सारे के सारे लक्षणों को कंट्रोल करता है, अगली पीढ़ी में इनहेरिट करता है, सेल के अंदर जो भी प्रोटीन एंजाइम वगैरह बनाने हैं उनकी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। तो एक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है वो सब किसके कंट्रोल में? न्यूक्लियोइड के कंट्रोल में। लेकिन कई बार, नॉट कंपल्सरी बट कई बार बैक्टीरिया में इस न्यूक्लियोइड के अलावा एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा और भी होता है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर टाइप का ही होगा। डायग्राम याद करो। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड। अच्छा मुझे बताओ, क्या बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम उपस्थित है क्या? बताओ, क्रोमोसोम क्या होता है? क्या बैक्टीरिया होता है सर। यस सर, प्रेजेंट होगा क्योंकि डीएनए के अंदर ही तो DNA क्रोमोसोम होता है ना। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम नहीं होता है। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा सर, यूकैरियोटिक में होता है ओनली वो। तो क्या होता है पहले वो बताओ? एब्सेंट होगा। क्रोमोसोम होता क्या है? गुणसूत्र सर। वेरी गुड बच्चे। गुणसूत्र क्या होता है? हिंदी में में पाया जाता है। गुणसूत्र और डीएनए में क्या अंतर है? सर डीएनए के कुंडलन से जो बनता है DNA वही तो क्रोमोसोम है ना। स्टोन प्रोटीन के साथ मिल करके बनाती है क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए तो कुछ इस तरीके से धागे के समान होता है। जब ये प्रोटीन वगैरह के साथ मिलकर के बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस हो जाता है, कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है और एक छड़ समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है, मोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम क्या है एक्चुअल में? क्रोमोसोम डीएनए का अत्यधिक संगठित रूप है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन जो है उन सब की हेल्प से क्या हुआ है, ये डीएनए जो है वो हाईली कंडेंस हो गया है और इससे ही हम क्या बोलते थे? क्रोमोसोम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें टेक्निकली तो क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन ही नहीं है, डीएनए कंडेंस नहीं होगा। तो एग्जैक्टली यदि कोई मुझे पूछेगा कि बताओ बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्रोमोसोम नहीं होता है क्योंकि डीएनए हाईली कंडेंस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। सर एक बार और समझाएंगे? जिस बच्चे को ये पता पड़ा कि डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है, वो इस बात को आसानी से समझ में आ गया होगा उसको कि इनके अंदर डीएनए तो है लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह एब्सेंट है, वो हाईली कंडेंस फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित नहीं होगा। कितनी बात क्लियर हो गई? लेकिन बुक्स के अंदर कई बार वो जो उसका डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए न्यूक्लियोइड जो होता है, उसे क्रोमोसोम मान लिया जाता है।
यानी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या उनके माइंड में चल रहा है कि हमने तो पढ़ा है बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है, तो ध्यान रखना वो रियल क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन उसे क्रोमोसोम मान लिया गया है क्योंकि फंक्शन तो दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा ही है या उसी का कंडेंस फॉर्म है, इसीलिए। क्या बात क्लियर हो गई सबको? बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन कई बार हम वो जो एक डीएनए है इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, उसे क्या बोल देते हैं? उसे हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मिड को जब हम डिफाइन करते हैं कई बार तो लिखा हुआ होता है कि इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए। अच्छा, यदि क्रोमोसोम पूछ ही ले तुमको पूछ ले कि बताओ बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो क्या आंसर करोगे? ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, बताओ। किसी ने तुम्हें पूछ लिया कि बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं और ऑप्शन भी दे दिया 1 2 3 4, बोलो। अब जीरो ऑप्शन ही नहीं है, बताओ। 2 तो बोल रहे 2, बाकी लोग बोलो सर 1 4 4 4 सर 4, क्यों 4? सर 1 1 कैसे पता? अच्छा। क्योंकि सर्कुलर नेगेटिव जीसी रिच डीएनए है, ये कितना है संख्या में? ये 1 है, सिंगल या 1। ये न्यूक्लियोइड वाला डीएनए कितना है? सिर्फ 1। जब हमने डायग्राम बनाया था तो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जीसी रिच डीएनए कितना बनाया था? 1 बनाया था। और यही को कई बार बोल देते, ध्यान रखना कि इसी न्यूक्लियोइड को कई बार क्रोमोसोम बोल देते हैं, तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 1 क्रोमोसोम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ऐसा सर प्लाज्मिड को नहीं लेंगे? एक्स्ट्रा प्लाज्मिड को क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। दो आंसर बिल्कुल मत करना। सर प्लाज्मिड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसको? क्वेश्चन या तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सर? डायरेक्ट पूछेंगे कि बताओ बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, और ऑप्शन देंगे जैसे मैंने दिया था 1 2 3 4, तो आंसर करना होगा 1। सर कि या तो क्वेश्चन पूछेगा कि बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3, और फोर्थ ऑप्शन दिया है कि क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, तो फिर आंसर क्या दोगे? 4 क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। नहीं बनते सर। हाँ, क्रोमोसोम की फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर हो गई बात सबको? तो यहाँ पर इस न्यूक्लियोइड को ही हम क्या मान के पढ़ रहे हैं प्लाज्मिड को, कि प्लाज्मिड जो है इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब इस न्यूक्लियोइड के अलावा कोई डीएनए जो है वो है कैसा है ये? इट इज स्मॉल। हेलो सर। सर सारे बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है उसकी संख्या एक ही होगी क्या? प्लाज्मिड की संख्या एक नहीं होगी बच्चों, प्लाज्मिड की संख्या तो एक से ज्यादा भी हो सकती है। प्लाज्मिड का जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं मैं तो न्यूक्लियोइड की जिम्मेदारी ले रहा हूं। न्यूक्लियोइड का नंबर 1 होगा, प्लाज्मिड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई बात, मोस्टली 1 होता है, ठीक है ना सर? तो इस न्यूक्लियोइड के अलावा हेलो सर। डीएनए होगा कैसा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, तो उसे हम क्या बोल देंगे? प्लाज्मिड। इसलिए लिखा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है जो कि स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। अब ये करेगा क्या? ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल, क्योंकि भाई प्लाज्मिड है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ डीएनए है, तो कुछ ना कुछ जीन होगी या कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन जो है वो कर रहा होगा। तो क्या करता है ये? बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल पावर देता है, इट प्रोवाइड्स सम स्पेशल कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करने का काम करता है। बताओ, एक बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड नहीं हो, काम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। एक बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोइड नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की उसके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? मोस्टली न्यूक्लियोइड कर रहा है। तो न्यूक्लियोइड नहीं होगा तो वो उन एंजाइम्स को नहीं बना पाएगा जो उसको सांस लेने के लिए, उसको डाइजेशन के लिए, उसको सेल की ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए जरूरी है। तो न्यूक्लियोइड के बिना बैक्टीरिया का काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या प्लाज्मिड के बिना बैक्टीरिया का काम चल जाएगा क्या?
हाँ यस सर उसके पास कुछ उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो थे वो खत्म हो जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर तो बैक्टीरिया के कंपलसरी है, लेकिन प्लाज्मिड होना कंपलसरी नहीं है। देवश्री और सर नीचे वाला लाइन क्या लिखाया है? देवश्री, जीसी रिच का मतलब है गुआनिन और साइटोसिन का हाई अमाउंट हो। गुआनिन और साइटोसिन हेलो सर, का हाई अमाउंट हो। हाँ बच्चे बोलो। सर नीचे वाला लाइन क्या लिखाया है? नीचे वाला लाइन लिखा है, इट प्रोवाइड्स सम स्पेशल कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट लक्षण प्रदान करता है या कुछ विशिष्ट गुण प्रदान करता है। यह बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट गुण प्रदान करता है, और ये उसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मिड है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। प्लाज्मिड के भी टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है आर प्लाज्मिड, एक होता है टीआई प्लाज्मिड, एक होता है कोल प्लाज्मिड, एक होता है एफ प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड के अलग अलग टाइप। आर प्लाज्मिड, आर का मतलब है रेजिस्टेंस। किसके लिए रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस। आर प्लाज्मिड जो है वो क्या करता है? प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या इस प्लाज्मिड का यूज बायोकेम में करते हो क्या? याद आ रहा है क्या? यस सर। यस कई बार क्या होता है, जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है जब किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं तो लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एंटीबायोटिक ज्यादा खाते हैं तो फिर क्या होता है, अगली बार तुम बीमार पड़ोगे, फिर डॉक्टर को दवाई देगा, उस दवाई का इफेक्ट नहीं होगा। बोलते हैं क्या ऐसा? एक बार सुना है तुमने कि डॉक्टर जो है दवाई देते हैं, वो दवाई ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज यस सर सुना है यस सर सुने हैं नहीं आता रहता है। क्या ऐसा पड़ा है? यस सर। यस यस सर। क्या होता है, क्या होता है बीइंग अ डॉक्टर, मैं तुम्हें इजीली समझा सकता हूं ये बात कि क्या होता है। जैसे जैसे तुम बीमार पड़े, सपोज तुम्हारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया आ गया और वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी कॉपी, अपना नंबर जो है वो बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा, और फिर तुमने क्या किया, फिर तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा अच्छा ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, और उसने क्या किया, उसने एक दवाई दे दी, मान लो अमोक्सिसिलिन दे दी। जो दवाई खाई बीमार थे तो धीरे धीरे बैक्टीरिया का लोड कम हुआ, तुम ठीक होने लगे। अब तुम ठीक होने लग गए, फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर मान लो 1000 बैक्टीरिया थे, उसमें से 900 बैक्टीरिया बिना प्लाज्मिड वाले थे। 1000 बैक्टीरिया में से 900 कौन से थे? 900 जो है वो विदाउट आर प्लाज्मिड वाले थे, और 100 जो है वो कौन से थे? मान लो विद प्लाज्मिड। अब ये इन्फेक्शन ऐसा हुआ, जो सोर्स था उसके अंदर ही क्या हुआ, दो टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, कुछ विदाउट आर प्लाज्मिड वाले, कुछ विद आर प्लाज्मिड वाले। अब एंटीबायोटिक यूज किया, कौन से बैक्टीरिया, कितने बैक्टीरिया मर जाएंगे बताओ? 100 मर जाएंगे। 900 मर जाएंगे 900 सर। ये वाले मर जाएंगे, ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्यों? आर प्लाज्मिड नहीं है, विदाउट आर प्लाज्मिड नहीं है, तो एंटीबायोटिक के लिए इनके पास रेजिस्टेंस नहीं है, एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधकता नहीं है, एंटीबायोटिक के तरीके से मार देंगे इनको। 900 को ये एंटीबायोटिक हरा देगा। लेकिन ये 100 जो है इनके पास आर प्लाज्मिड है, यानी ये उस एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी है। एंटीबायोटिक इनके ऊपर आएगा, ये हंसते रहेंगे उसको देख देख। हाँ आहुति बच्चे, तुमको कैसे पता? कैसे पता आहुति? मैंने तो बताया नहीं, शायद बताया था क्या? पता है बट कैसे पता है वो तो बताओ। अच्छा ओके, यूट्यूब पे चलो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ मेरा क्लिनिक भी है यहाँ पर और मैं बैठता भी हूँ क्लिनिक अपने क्लिनिक्स पे। तो क्या होता है देखो, चलो अच्छी बात है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बहुत इजीली चीजें जो है वो समझा पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 100 बैक्टीरिया जो है जिनके पास आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक से बच गए।
अब एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया बच गए, अब क्या होगा, तुम 900 बैक्टीरिया मर गए तो तुम थोड़ा हेल्दी फील करोगे, हाँ भी ठीक है। लेकिन अब जब ये अपनी कॉपी बनाते हैं, तो अपनी कॉपी बनाते टाइम क्या होता है, मोस्टली उस प्लाज्मिड को भी कॉपी करते रहते, यानी कि अब 100 से मल्टीप्लाई करके मान लो 1000 हो गए, तो 1000 बैक्टीरिया होगा, तो फिर से क्या होगा, सबके पास प्लाज्मिड होगा, उनको वापस से सिम्टम आने लग गए, फिर से तुम बीमार पड़ गए। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर से मान लो वही दवाई लिख दी, और अब की बार वो दवाई खाई तुमने और तुम ठीक नहीं हो रहे, तुमने बोला डॉक्टर फर्जी है, दवाई दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, मेरा डॉक्टर फर्जी लग रहा है। क्या हुआ एक्चुअल में क्या हुआ कि उस एंटीबायोटिक ने जो विदाउट आर प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया थे उनको मार दिए, लेकिन आर प्लाज्मिड वाले बैक्टीरिया जो है वो बच गए, और अब उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी। एक बार डॉक्टर जब कल्चर सेंसिटिविटी करवाते तो कल्चर सेंसिटिविटी से पता पड़ जाता है कि किस एंटीबायोटिक का इफेक्ट हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर प्लाज्मिड का रोल पता पड़ गया कि ये बैक्टीरिया को ड्रग के लिए, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए क्या होता है, पॉपुलेशन में कई जगहों पर, जैसे मैं तुमको कुछ एग्जांपल बताऊं, जब मैं गुजरात में था तो मैंने गुजरात सिविल हॉस्पिटल से ही अपना बीडीएस कंप्लीट किया है, तो वहां पर हम लोग जो पेशेंट को जब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह होते थे तो मोस्टली हम उन्हें ना मींस एरिथ्रोमाइसिन देते थे, एजिथ्रोमाइसिन ही देते थे। वहां पे लोगों को एजिथ्रोमाइसिन का इफेक्ट नहीं आता था, जबकि मैं वहां से आया कोटा या राजस्थान में या इवन बिहार में, तो वहां पर मैं एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहा हूँ पेशेंट्स के ऊपर, तो वो काफी अच्छा वर्क कर रहा है। आखिर डिफरेंस क्यों आ गया, ये डिफरेंस इसीलिए आ गया क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ, लोगों ने हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन इतनी ज्यादा यूज की कि जितने भी इस टाइप के बैक्टीरिया थे वो मर गए, और ज्यादातर बैक्टीरिया पॉपुलेशन के अंदर वहां से बच गए। आर प्लाज्मिड वाले अब इनके ऊपर वो एंटीबायोटिक देते हैं तो वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि आर प्लाज्मिड जो है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना देता है, किसके लिए, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए। और वो एंटीबायोटिक जैसे तुमने बायोटेक के अंदर पढ़ा था, एमोक्सिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी, ऐसा पढ़ा था ना। तो वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, वो इस प्लाज्मिड के ऊपर ही होता है, वो न्यूक्लियोइड के ऊपर नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। तो एक्स्ट्रा पावर मिल गई कि नहीं, हमने क्या पढ़ा था, स्पेशल कैरेक्टर देता है प्लाज्मिड, दे दिया, ताकतवर बना दिया उसको। देन टीआई प्लाज्मिड भी तुमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या तुमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का नाम सुना है अपने जीवन में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है, यस सर। प्लांट के अंदर ट्यूमर बनाता है, तो उस ट्यूमर बनाने के लिए उसके पास कौन सी जीन होती है, टीआई प्लाज्मिड होता है। इसको वेक्टर की फॉर्म में भी यूज करते हैं प्लांट में कोई जीन ट्रांसफर करने के लिए, याद है। चलो आगे की बातें हैं, आगे करेंगे। यस सर। तो जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर ये सब नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जस्ट इतना सा ध्यान रखना, चलो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। कोल प्लाज्मिड जो है वो बनाता है कॉलिसिनोजन, प्रोड्यूसेस कॉलिसिनोजन। और कॉलिसिनोजन जो है वो एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, दैट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। इसके आसपास में दूसरा बैक्टीरिया जो है वो इजीली ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसके पास क्या है, कोल प्लाज्मिड है जो कोलिसिनोजन केमिकल बना रहा है। और एफ प्लाज्मिड जो है, एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर कंटेनिंग प्लाज्मिड। तो ये फर्टिलिटी फैक्टर जो होता है वो किसके अंदर हेल्प करता है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन। क्या कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पढ़ी, मतलब सुना है ना, संयुग्मन, संयुग्मन की प्रोसेस पढ़ी है। संयुग्मन मेल फीमेल दोनों पास में आते हैं, मेल के ऊपर क्या होता है, सेक्स प्ले होता है, इसके पास ये एफ प्लाज्मिड होगा। हेलो सर। हां बच्चे, सर ये जो COL जो प्लाज्मिड है ना उसको वन टाइम बताइए ना, क्लियर नहीं दिख पा रहा है। कोल प्लाज्मिड कोलिसिनोजन का निर्माण करता है जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को, आसपास में दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। कोलिसिनोजन का निर्माण करता है जो आसपास में दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जिसके पास एफ प्लाज्मिड होगा वो पिलाई बनाएगा, सेक्स पिलाई, और कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। कॉन्जुगेशन के टाइम पे उसे हम एज अ मेल लेते हैं, उसको हम मेल बोल देते हैं। कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तब फिर से आएगा एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का फंक्शन कॉन्जुगेशन में
हेल्प कर रहा है। इतनी सी बात ध्यान रखना जो मैंने बोर्ड में लिखी। सर एफ सर जो प्लाज्मिड एक बार और बैक्टीरिया के बताएंगे। क्या है? क्या सर जो बच्चे? बैक्टीरिया के किसमें हेल्प करता है? कौन सा? ये जो कॉलिसिनोजेन है वो? कोलिसिनोजन दूसरे बैक्टीरिया की पास में ग्रोथ होने से रोकता है, दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। सर एफ प्लाज्मिड एक बार और। एफ प्लाज्मिड जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। किसमें? कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में सहायता करता है। ठीक है। देन इसके बाद में एफ प्लाज्मिड के बाद में एक और भी चीज ध्यान देना चाहो तो बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड। बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड, बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड है, ये क्या करता है? ये ऑयल स्पिल को ब्रेक करने में हेल्प करता है। हेल्प टू डाइजेस्ट और ब्रेक ऑयल स्पिल। सर क्या प्लाज्मिड लिखा हो, समझ नहीं आ रहा है। बायोडिग्रेडेबल, जैव अपघटनीय। बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड helps to break oil spills found in Pseudomonas putida। Pseudomonas putida का नाम सुना है क्या? Pseudomonas putida सुना है क्या नाम? नहीं सुना है? यस सुना है। Pseudomonas putida जो है इसे सुपर बग भी बोलते हैं। सुपर बग ये बनाया था इंडियन साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। आनंद मोहन चक्रवर्ती थे, उन्होंने बनाया था बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके, और उनको पेटेंट कराने में बड़ी दिक्कत आई थी। बट इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड में ऐसा चेंज किया कि उसके अंदर पावर आ गई किसकी? जो लिपिड है या ऑयल जो है उसको ब्रेक करने की। कई बार क्या होता है, जैसे समुद्र में कोई शिप है वो डूब गया या उसके अंदर ऑयल लीकेज हो गया, तो क्या होगा? ऑयल की एक परत बन जाएगी पूरी की पूरी समुद्र के ऊपर। एक पूरी की पूरी परत बन गई यदि समुद्र के ऊपर, तो क्या होगा? उसके नीचे जो जीव होंगे उन जीवों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज बंद हो गया, हो सकता है लाइट को भी रोके और ऐसे सब। तो इसलिए क्या, उसको यदि ब्रेक करना है तो इस बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं, जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सुपरबग या Pseudomonas putida। और ये क्या करता है? उस ऑयल को डाइजेस्ट करता है। तो ऑयल को डाइजेस्ट करने की पावर आ गई इसके पास, किसकी वजह से? बायोडिग्रेडेबल प्लाज्मिड की वजह से। क्लियर हो गई बातें? सर हिंदी में एक बार और। जैव गठनीय प्लाज्मिड यह ऑयल या यह तेल के रिसाव या क्या लिखोगे? ऑयल स्पिल्स को, या सिर्फ इतना ही लिख दो, यह तेल को अपघटित करता है, यह तेल को अपघटित करता है, ऐसे लिख दो। और यह Pseudomonas putida में पाया जाता है। इसे हम सुपर बग भी बोलते हैं। ज्यादा लिखना हो तो इसे आनंद मोहन चक्रवर्ती ने जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके बनाया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें जो अभी हमने की, ये किसके रिलेटेड की? ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के रिलेटेड हमने की। अब हम बैक्टीरिया के फिजियोलॉजी, शेप, इन सब की बात करेंगे। बैक्टीरिया जो है उनके मुख्य शेप कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया का साइज कितना होता है बताओ? एवरेज साइज। हमने लार्जेस्ट बैक्टीरिया के बारे में तो पढ़ा था साइज। एक एवरेज बैक्टीरिया का साइज कितना होता है बताओ? 1 से 5 माइक्रो। 1 से 5 माइक्रोमीटर। बिल्कुल सही बात है। 3 हाँ ठीक है, 3 से 5 बोलना चाहते हो, और भी अच्छी बात है। एनसीईआरटी का डेटा होगा से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इस बात ध्यान रखिए कि माइक्रोमीटर में रेंज है। बैक्टीरिया जो है वो कुछ माइक्रोमीटर यानी सिंगल डिजिट में, एवरेज साइज जो है वो सिंगल डिजिट में माइक्रोमीटर होता है। यदि मैं यूकैरियोटिक सेल के एवरेज साइज की बात पूछूं तो बता सकते हो? सेल वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा उसके अंदर है ये सारी चीजें। मैं तुमको बोला 7.0 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज नहीं, थोड़ा सा और बड़ा, क्योंकि 5 के आसपास तो प्रोकैरियोटिक है, तो थोड़ा बड़ा। कितना? मान लो 10 से 20 माइक्रोमीटर एवरेज मान लो। यस सर। है ना? और क्या कोई मुझे माइकोप्लाज्मा का एवरेज साइज बता सकता है क्या? माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। माइकोप्लाज्मा 0.2 है ना, बैक्टीरिया 2 to 5 या 3 to 5, और यूकैरियोट 20 to 30। एक एक जीरो बढ़ा दिया एक तरीके से। 0.2
पॉइंट हटा के मतलब 10 उसका 10 गुना बैक्टीरिया का साइज और उसका 10 गुना यूकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज है ना। तो इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो। रजनी ने मुझे मैसेज भेजा आप डेंटिस्ट हो क्या? हाँ मैं डेंटिस्ट हूँ बच्चे। गई सर आप हो करके। जिसको भी अपने दांत सुंदर करवाने हो वो मुझे संपर्क करना। यस सर जरूर करेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि लोग जो है वो बस बोलते हैं कि ना कि मुझे ज्यादा परेशान किया, मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, लोग बोलते हैं। मैंने पता नहीं कितनों के तोड़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए संभल के पढ़ाई करना। ज्यादा पूछेंगे सर, ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे दांत तोड़ देंगे। हाँ टिल्लू, यदि आंसर नहीं किया तो बच के रहना। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो बैक्टीरिया की जनरल स्ट्रक्चर पढ़ी। अब उसके शेप की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया की कॉमन शेप कौन कौन से? शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर 4 कॉमन शेप देखते हैं। कैसा कैसा? या तो वो हो सकता है स्फेरिकल हो सकता है, या फिर वो हो सकता है रॉड शेप हो सकता है, या फिर कॉमा शेप, और या फिर स्पाइरल। ये 4 कॉमन शेप है बैक्टीरिया के। कौन कौन से? स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप एंड स्पाइरल। क्या मुझे बता सकते हो कि इनमें से मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है? बैक्टीरिया का मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है? रॉड शेप। मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया कॉमन। हाँ, एक बच्चा रॉड शेप बोल रहा है। कौन बोल रहा है रॉड शेप? सर मैं राहुल भारद्वाज। राहुल, राहुल बोल रहा है। बैचलर्स आएगा सर स्पाइरल पैरिलियम। स्फेरिकल। तो रॉड शेप जो है बच्चों, यही मोस्ट कॉमन होता है। राहुल बिल्कुल सही बोलते हैं। मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया इज रॉड शेप। ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो हम देख रहे हैं अपने आसपास में वो कौन से शेप के होते हैं? वो रॉड शेप के ही होते हैं। स्फेरिकल वाले बैक्टीरिया जो हैं इन्हें बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं कोकाई। प्लूरल इज कोकाई, सिंगुलर मतलब एक कोकाई होगा तो उसको बोलते हैं हम कोकस। कोकाई और कोकस दोनों वर्ड में अंतर जानते हो? ऐसे वर्ड हम कई बार यूज करते हैं जो सिंगुलर, जैसे टेक्सॉन और टेक्सा पढ़ा था। टेक्सॉन सिंगुलर था, टेक्सा प्लूरल था। वैसे ही कोकस सिंगुलर होता है, कोकाई प्लूरल होता है। यानी कोकस हिंदी में एकवचन और कोकाई बहुवचन। ऐसे ही बेसिलाई बहुवचन है और एकवचन क्या होता है? बोलो तो। बैसिलस। कॉमा को हम क्या बोलते हैं? शेप को ब्रियो। और स्पाइरल स्पाइरिकल। तो ये शेप है। अब स्पेरिकल जो होगा उसके अंदर ये ऐसा है। रॉड शेप जो है वो इस टाइप का है, कॉमा शेप जो है वो इस टाइप का है, और स्पाइरल जो है वो। तो ये 4 जो है वो मोस्ट कॉमन शेप है बैक्टीरिया के। और बच्चों यहाँ पर मोस्टली विब्रियो में देखते हैं सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरल के अंदर दोनों एंड पे ऐसे स्पाइरल वॉलिडेंस के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। सर स्पाइरल को हेलिकल भी बोल सकते हैं क्या? हेलिकल बोल तो सकते हो, गलत तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो तुम्हें मिलेगा लिखा हुआ वो स्पाइरल ही मिलेगा। हेलिकल वर्ड हम नॉर्मली बैक्टीरिया के केस में यूज नहीं कर रहे। लेकिन तुम यदि बोलोगे कि ये हेलिकल शेप का है तो तुम्हारा गलत नहीं है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कोकस जो होता है उसके अंदर यदि सिंगल कोकाई है तो बोल देते हैं मोनोकोकस। 2 कोकस जुड़े हुए हैं तो क्या बोलोगे? डिप्लोकोकस। बहुत सारे कोकाई यदि जुड़े हुए हैं तो क्या बोलोगे? स्ट्रेप्टोकोकस। यदि ये बंच में होता है तो बोल देते हैं स्टेफाइलोकोकस।
यदि क्यूब की फॉर्म में होता है तो बोल देते हैं सार्सिना। ऐसे हम अलग अलग टाइप जो है वो देखते हैं किसके, बैक्टीरिया के। सर ज्यादा नीचे लिख दिए। दिख रहा है? तो मोनोकोकस का मतलब क्या हुआ? मोनोकोकस का मतलब हुआ एक सिंगल कोकस है, ऐसा एक सिंगल स्फीयर। यदि दो सर लास्ट टाइम क्या लिखे आप? डिप्लोकोकस। यदि ऐसे सर्कल्स की चेन है तो बोलते हैं उसको स्ट्रेप्टोकोकस, कुछ इस तरीके से। यदि ये जैसे अंगूर का कुछ होता है वैसे प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस का मतलब होता है गुच्छे में। जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। जो हमारे को एक्ने वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर जो पस बनाते हैं वो स्टेफाइलोकोकस। सार्सिना जो है वो क्यूब की फॉर्म में, घन के रूप में होता है। 4 बैक्टीरिया हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं, ऐसे क्यूब की फॉर्म में होता है तो उसे बोल देते हैं सार्सिना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के स्फेरिकल बैक्टीरिया होंगे। रॉड में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। सिंगल रॉड होगा तो क्या बोलोगे? मोनोबैसिलस। दो बैक्टीरिया यदि चिपके हुए हैं तो क्या बोलोगे? डाइबैसिलस। मोनोबैसिलस। बहुत सारे लाइन से रॉड जुड़े हुए होंगे तो क्या बोलोगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या कॉमन सा नाम आ रहा है क्या? मोनो, डिप्लो, स्ट्रेप्टो। मीनिंग क्या होगा? एक रॉड है, दो रॉड है, बहुत सारे रॉड लाइन से अटैच्ड है, और यदि वो एक के ऊपर एक पाइल्ड अप होता है तो हम उसे बोल देते हैं पैलिसेड। पैलिसेड बैक्टीरिया, पैलिसेड बेसिलस। जहां पर पैलिसेड बेसिलस के अंदर क्या होगा? ऐसे बहुत सारे रॉड जो हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे, जैसे बीड़ी का बंडल होता है। देखा है सबने बीड़ी का बंडल? यस सर। अच्छा, दिखाइए ना बस। तो पैलिसेड बैक्टीरिया जो है वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है। मोनोबैसिलस कैसा होगा? एक रॉड। डिप्लोबैसिलस कैसा होगा? ये दो रॉड। स्ट्रेप्टोबैसिलस कैसा होगा? ऐसे बहुत सारे रॉड चिपके हुए। तो इस टाइप का। विब्रियो का एग्जांपल जरूर से ध्यान रखना। एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया जिससे कोलेरा होता है। कोलेरा, यस सर। यस, एग्जांपल इज विब्रियो कोलेरा। और स्पाइरिलियम जो है वो खुद स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस एग्जांपल हो जाएगा। स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस। सर लास्ट बैसिलस क्या लिखा है? ये वाला पैलिसेड, जैसे डीई। पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड का मतलब होता है जो बेसिला बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। विब्रियो कॉमा शेप का है। स्पाइरिलियम वॉल्यूटेंस एक एग्जांपल है इसमें, और इसमें एक और एग्जांपल है तुम जानना चाहते हो तो ट्रैपोनिमा। ट्रैपोनिमा पहले तुम सुना है क्या? यस सर, सुना है। यस सर, यस सर। क्या होता है उससे? ट्रिपोनोमा पैलिडम। क्या होता है? निद्रा रोग। निद्रा रोग? निद्रा रोग होता है क्या? यस सर। निद्रा रोग तो ट्रिपैनोसोमा से होता है सर। ट्रिपैनोसोमा से। बैक्टीरियम कहाँ से बना दिया तुमने उसको? वो तो प्रोटोजोन, ट्रेपैनोसोमा प्रोजाई। सिफिलिस। यस, सिफिलिस। याद आया? ट्रैपोनिमा जो है वो सिफिलिस कॉज करता है। आएगा बैक्टीरिया में, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब हालांकि ये डिजीज वाले चैप्टर का है, बट कोई बैक्टीरिया कॉमन ऐसा डिजीज है तो वो ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया बैक्टीरिया के कॉमन शेप। ये कॉमन शेप है। इनके अलावा अदर शेप भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड लाइक होते हैं, प्रोटोमाइक्रोबियम। यदि बैक्टीरिया का एक ही बैक्टीरिया अलग अलग शेप में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर मिटाइए, नहीं ना स्नैपशॉट लेना है सर, मिटाइए। अच्छा, लिख लो प्रॉपर से। स्फेरिकल। सर कोई नहीं, उसको लिख लिए हैं। लिख लिया ना? ठीक है। हाँ, नीचे का लेना है, नीचे का। लिख दो जल्दी से। तो फिर मैं यहाँ पर ना एक और शेप लिख रहा हूँ इन चार के अलावा, अनयूजुअल। ये चार तो कॉमन शेप है,
इसके अलावा Students, if bacteria is present in different shapes, इसको बोलते हैं हम सर एमेबॉइड बोलते हैं क्या इसको? यदि एक से ज्यादा शेप में या अलग अलग शेप में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है तो उसे हम प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया बोल देते हैं। और एग्जांपल बहुत ही कॉमन, तुम सब जानते हो, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो अपना शेप चेंज करता है, अलग अलग शेप में प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए उसे बोल देते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की शेप जो है बैक्टीरिया जो है उनकी शेप जो है वो तुमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सर बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या लिखे आप? क्या लिखे हैं? क्या बच्चे? वो लास्ट वाला शेप क्या लिखे हैं सर? लास्ट वाला शेप लिखा है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक प्लियोमॉर्फिक जो है बहुरूपी, हिंदी में बहुरूपी। सर उसके नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे राइजोबियम क्या है? राइजोबियम को नहीं जानते क्या? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल बनाता है लेग्यूम प्लांट के अंदर। सुना है क्या कभी? लेग्यूम प्लांट जो होते हैं ना उनके अंदर रूट नोड्यूल बनाता है ये राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो रोड से बैक्टीरिया है उसमें स्पोर होता है ना सर? उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर एंडोस्पोर बन सकता है। रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ेंगे ना उस टाइम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। यस सर। सर ये किसका है? ये सर जो राइजोबियम वगैरह लिखा है, ये जो इट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट करके, सर ये किसका, ये कौन से बैक्टीरिया का लिखा है? आप मैं इधर लिख देती हूँ। चार तो कॉमन शेप हमने पढ़ लिए। उसके अलावा एक और चीज पढ़ा हमने कि कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके जो अलग अलग आकार में पाए जाते हैं, अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं। ओके सर। क्या बोल देते हैं उनको? हम बोल देते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है राइजोबियम। प्लियोमॉर्फिक को हिंदी में बहुरूपी बोलते हैं, नाम से पता पड़ रहा है, हिंदी नाम से बहुरूपी, बहुत सारे रूप में होता है। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैंने जैसा कि बताया हुआ है, रोज जितना हम पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से यदि तुम रिवाइज करते जाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तुमको पता पड़ेगा कि अरे मोनेरा में भी, मतलब इस टॉपिक में भी हमको मजा आ रहा है। तुम्हें ये फील होगा कि अरे ये भी सब कुछ समझ में भी आ रहा है और सारी चीजें हमको पता पड़ रही है डिटेल में कि क्या होता है। ठीक है, बट यदि तुमने छोड़ दिया और फिर लास्ट में तुम इसको रिवाइज करने के लिए जाओगे तो फिर तुम्हें लगेगा ये सब कुछ रटने वाला है। साथ साथ पढ़ लोगे तो फिर चीज चल रहा है। अभी हर एक वर्ड जो पढ़ते हैं, हर एक पॉइंट जो पढ़ते हैं, उसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं। और लॉजिक के थ्रू पढ़ोगे तो जल्द दिमाग में लंबे टाइम तक चीजें रहेंगी। ठीक है, तो जरूर से रोज के रोज इनको रिवाइज किया करो, है ना। चलो, अब कल आगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कल मैं तुम्हें ना कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। जितना हमने पढ़ लिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। चलो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों। गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू बाबा सर। सर क्लास थोड़ा सा स्लो चल रहा है ऐसा लग रहा है सर। बच्चे, यदि हम क्लास को समझने के लिए पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा स्लो चलेगा। और दूसरा रीजन स्लो चलने का ये भी है कि चीजें जो है वो मुझे कई बार रिपीट करनी पड़ती है, तुम देखते ही हो। हाँ सर, वो रिपीट करना पड़ रहा है इसलिए। बच्चे बोलते हैं सर वापस से बता दो, वापस से बता दो। तो आप इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते कि चलो यस सर। और सर क्वेश्चंस में भी बहुत टाइम चला जाता है, डाउट पूछते हैं तो आधी क्लास तो चली जाती है उसी में। तो देखो, वैसे तो इम्पोर्टेंट है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कर सकते कि भगा के और फिनिश कर दिया, तो उसमें तो फिर सिर्फ सिलेबस ही पूरा होता है। तो पढ़ेंगे तो टाइम देना ही पड़ेगा। बच्चा भी यदि पूछ रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसे भी टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, बट हो जाएगा। देखो, कुछ टॉपिक्स जो ज्यादा टाइम लेते हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो कम टाइम लेते हैं, तो उन्हें हम जल्दी भी निकालेंगे।
ठीक है ना, तो कर लेंगे वो तो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू अभय सर।